हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल रहा होगा। तो चलिए, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस में हम जो भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले जो संविधान की विकास यात्रा है, जो से जहाँ से भारत का संविधान जो कि धीरे धीरे डेवलप्ड होता है और क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं और जो कि फिर कुल मिलाकर वो मतलब कि हमारे संविधान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि है दोस्तों, वो हम देख रहे हैं, जो कि भारत के संविधान विकास यात्रा। ठीक है, तो उसके हम 3 पार्ट पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 8 पार्ट, चौथा रहेगा। दोस्तों, हम रिकेप कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले 3 पार्ट देखे। दोस्तों, 1773 से रेगुलेटरी एक्ट आता है और वहीं से भारत का जो संविधान है, धीरे धीरे उसका बीज जो है दोस्तों वहाँ पर बोया जाता है और धीरे धीरे क्या क्या बदलाव है, जो कि हम देखते हैं कि पहले छोटी सी मतलब परिषद बनती है, फिर धीरे धीरे चुनाव होने लगते हैं, फिर उसके बाद और कुछ उसमें डाला जाता है, फिर उसके बाद में और ऐसे धीरे धीरे करके दोस्तों हमारा संविधान है धीरे धीरे वहाँ से बनना शुरू होता है। तो देखिए, लेकिन दोस्तों ये बात आपको याद रखनी, 4 पार्ट में वो है और 4 पार्ट आप बिल्कुल सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। जो कि दोस्तों पार्ट 1 में हम 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पिट्स इंड एक्ट, 1786 का कार्नवालिस एक्ट, 1793 का एक्ट, ये दोस्तों पार्ट 1 है, ये अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में 1813, 1833 और 1853। ठीक, फिर दोस्तों 1858 से अधिनियम आते, पार्ट तीसरा भी अपलोड हो चुका है दोस्तों, जिसमें हम 1858, 1861 और 1892 का अधिनियम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज हमारा पार्ट चौथा रहेगा, जो कि हम संवैधानिक विकास में, ठीक है दोस्तों, संवैधानिक जो विकास है हमारा भारत का संवैधानिक विकास में पार्ट जो 4 रहेगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 4 रहेगा पॉलिटिकल साइंस, जो कि भारत का संवैधानिक विकास हम देख रहे हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास, उसमें पार्ट 4, उसमें दोस्तों हमारा जो पार्ट 4 रहेगा, जो अधिनियम देखने वाले दोस्तों आज के समय, जो कि दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो देखने वाले 1909 देखने वाले, जिसमें हम देखें दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। फिर 1919 का, ठीक, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। और 1947 में हम देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि दोस्तों ये आते हैं। ये दोस्तों 4 है और पूरा कंप्लीट हो जाए, जो कि यहाँ समझ में आ रहा है कि 1947 के बाद भारत आज़ाद हो ही जाता है और अपना खुद का संविधान बन जाता है। दोस्तों जल्दी से इनको देख लेते, कुछ ज़्यादा खास नहीं। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आता है, ये आपको याद रखना है कि 1857 के बाद से दोस्तों एक भारत सचिव का पद बना दिया गया था, जो कि आपने पिछले वीडियो देखा होगा। तो उसमें 1857 क्रांति होती है, उसके बाद में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। तो जो उसको सचिव मतलब वायसराय बनाया जाता है और वायसराय के ऊपर जो ब्रिटेन में भारत सचिव का एक पद था। दोस्तों उस समय अगर देखें तो जो मार्ले था और भारत सचिव था, जो मार्ले था वो भारत सचिव है, ठीक, और मिंटो जो है वो वायसराय है। तो ये वहाँ पर कानून बनाएगा ब्रिटेन में 1909 में, और ये मिंटो उसको लागू करेगा। तो उस समय क्या क्या कानून बने दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर प्रांतों में जो विधान मंडल थी दोस्तों, प्रांतों में अगर मैंने देखा 1861 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, केंद्र में अगर देखें तो केंद्र में संसद बन चुकी थी और प्रांतों में अगर देखें तो विधानसभा, विधान परिषद की स्थापना की गई थी, या विधान मंडल भी बोल सकते हैं। तो विधान मंडल दोस्तों वहाँ अगर देखें तो वहाँ पे गवर्नर रहेगा, जो कि राज्य में अगर देखें तो गवर्नर रहेगा, और गवर्नर के नीचे अगर देखें तो वहाँ रहेगी विधान सभा। ठीक, विधानसभा रहेगी, ये दोस्तों ये रहेंगे वहाँ पर, और इसमें अधिकतर अंग्रेज रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये तय किया गया
कि कुछ भारतीय सदस्य को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा, और भारतीय सदस्य जो कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को पहली बार यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया, मतलब कोई संप्रदाय के आधार पर। जो कि दोस्तों ब्रिटेन अंग्रेज लोग तो यही चाहते थे कि क्या है, भारत के लोगों को जितने खंडों में तोड़ा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उनको राज करने में काफ़ी आसानी होगी। और तुमने उनका नारा भी जो कि सुना होगा कि फूट डालो शासन करो, मतलब फूट डालो, अंदर ही अंदर इनके अंदर फूट डाल दो, ये लड़े, मतलब एक दूसरे के मतलब खंडित कर दो इनको, और फिर इनको राज करना आसान होगा, क्योंकि दोस्तों एकता में रहेंगे तो ये काफ़ी शक्तिशाली रहेंगे, इनको तोड़ दिया जाए। तो पृथक निर्वाचन के आधार पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो विधानमंडल है, जो कि प्रांतों में दोस्तों वहाँ पर आकार शक्ति में वृद्धि की जाती है और मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात तय हुई। दूसरी बात दोस्तों आपको याद रखनी कि जो 1892 का जो नियम था, वहाँ पर आर्थिक बजट जो पेश होता था उस पर ही केवल बहस कर सकते, प्रश्न पूछ सकते, लेकिन यहाँ पर सब तरीके से मतलब जो भी कुछ होगा सरकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दो बातें दोस्तों आपको याद रखनी, ठीक। पहला तो ये कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया, और वहाँ पर विधानसभा होगी और उसमें सदस्य रहेंगे, अंग्रेज भी रहेंगे, और यहाँ पर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे दिया गया, मतलब आरक्षण दे दिया गया कि उनके क्षेत्र में से उनका ही व्यक्ति खड़ा होगा और वह विधानसभा में पहुँचेगा। लेकिन गवर्नर जो प्रांतों में जो गवर्नर रहेगा वो तो अंग्रेज ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम समझ में आया होगा, ठीक। 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, नाम से पता चल रहा है दोस्तों जो मॉन्टेस्क्यू है वे दोस्तों आगे के सचिव है। मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड जो उस समय वायसराय हुआ करता था, जो कि 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड ही भारत का वायसराय रहता है, और मॉन्टेस्क्यू सचिव था जो कि वहाँ कानून बनाएगा और लागू करेगा चेम्सफोर्ड भारत में। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पर दोस्तों कुछ सदस्य जो विधानसभा में कुछ सदस्य रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तय हुआ कि गवर्नर तो क्या होगा, जो गवर्नर है वो तो रहेगा प्रांतों में, लेकिन उसके नीचे पूरी जो विधानसभा रहेगी उसमें पूरे भारतीय सदस्य रहेंगे, यह तय हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। यहाँ पर दोस्तों सिखों को आरक्षण दिया गया, कब, 1919 में, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि चुनाव भी होने लगे। ठीक दोस्तों, पहली बात ये आपको याद रखनी। दूसरी, जो गवर्नर रहेगा दोस्तों वो अंग्रेज रहेगा, और जो सदस्य रहेंगे विधानसभा में, प्रांतों की बात हो रही है दोस्तों, राज्यों की, वहाँ पर भारतीय सदस्य अधिकतर रहेंगे, जिसमें मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, और दूसरे अदर मतलब सांप्रदाय के लोग भी रहेंगे जो भारतीय रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो गवर्नर रहेगा वो अंग्रेज रहेगा। अब दोस्तों जो गवर्नर है उसको छूट रहेगी, वो जो भी डिसीजन लेगा, जो भी निर्णय लेगा वह किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे दोस्तों जो फायदा होगा अंग्रेज को, जैसे कि टैक्स वसूल करना, किसी को दंड देना, फौजदारी मामले, दीवानी मामले, ये गवर्नर देखेगा। लेकिन जो शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जैसे रोजगार हुआ, और जो राज्य की जो समस्या है प्रांतों की, वो विधानसभा के उनके ऊपर डाल दी गई। मतलब कि ये आरक्षित मतलब कि ये आरक्षित विषय नहीं रहेंगे, ये आरक्षित विषय रहेंगे, इसके पास आरक्षित विषय रहेगा, मतलब इसको आरक्षण रहेगा, मतलब इसको छूट रहेगी, जो भी कुछ करेगा गवर्नर। अब जाहिर है अंग्रेज का व्यक्ति गवर्नर है, पूरे राज्य का, पूरे प्रांत का वही मुखिया है, तो उससे कौन पूछेगा, वो मर्जी पड़े वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों भारतीय लोगों को लगना चाहिए कि जो विधानसभा उसमें हमारे सदस्य भी है, इसलिए दोस्तों इन्होंने ये यहाँ पर एक योजना बनाई कि विधानसभा में भारतीय सदस्य रहेंगे, और उनको जो राज्यों संबंधित जो समस्या है वो मतलब ये करेंगे, बहस करेंगे वहाँ पर। लेकिन गवर्नर को फुल छूट दी गई कि हम कुछ भी करेंगे, हम किसी के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, केंद्र में दोस्तों द्विसदनी बनाया गया। दोस्तों याद रहे, केंद्र में द्विसदनी मतलब उच्च सदन और निम्न सदन जो होते हैं ना, आज के समय हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जो कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊंगा। तो दोस्तों वही है, मतलब केंद्र में तो द्विसदन है, ठीक, उच्च सदन और निम्न सदन, और राज्यों में द्वैध शासन मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर गवर्नर भी कर रहा है, और जो अंग्रेज गवर्नर रहेगा
और जो विधानसभा के जो सदस्य रहेंगे वो भारतीय रहेंगे। और यहाँ पर 1909 में मार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ सिखों को रिजर्वेशन दिया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम दोनों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर भारतीय लोगों को, कुछ भारतीय लोगों को रिजर्वेशन, मतलब कुछ भारतीय लोग आएंगे, यहाँ पर सारा कर दिया कि भारतीय लोग ही रहेंगे विधानसभा में, और गवर्नर रहेगा वो अंग्रेज रहेगा प्रांत में, और यहाँ पर सिखों को रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक, अब आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसको देखते हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इसमें भारत शासन अधिनियम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 65% दोस्तों जो है भारत, मतलब कि जो भारत का संविधान है, 65% जो आइडिया है दोस्तों यहीं से लिया गया है। क्योंकि भारत का दोस्तों शासन अधिनियम नाम से पता चल रहा है कि भारत का शासन कैसा होगा, सरकार कैसे चलेगी, कौन सा पद क्या होगा दोस्तों, अधिकतर यहाँ पर डिफाइन है। दोस्तों कुछ मुख्य बातें देखिए, सबसे पहले जो व्यवस्था प्रांतों में थी, जैसे द्वैध शासन की, कि गवर्नर रहेगा और विधानसभा रहेगी जिसमें भारतीय सदस्य रहेंगे और गवर्नर अंग्रेज रहेगा, वही दोस्तों व्यवस्था भारत शासन अधिनियम के तहत कहाँ केंद्र में लागू हो जाती है। द्वैध वहाँ दोस्तों वायसराय रहेगा, कौन रहेगा, वायसराय रहेगा एक, ठीक, और वायसराय के नीचे संसद रहेगी। ठीक है, और इसमें भारतीय सदस्य रहेंगे, सारे संसद में जो रहेंगे भारतीय सदस्य रहेंगे, और उनका हेड रहेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब मंत्रियों का, सारे मंत्रियों का प्रधान, और जो वायसराय रहेगा वो अंग्रेज रहेगा। और दोस्तों वही व्यवस्था है कि वायसराय को पूरी छूट रहेगी, वो कृषि के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, और संसद प्रति उत्तरदायी होगी, उसको जवाब देना होगा कि वो क्या डिसीजन कर रही है, क्या कानून बन रहा है, क्या नियम बन रहा है, वायसराय को किसी को जवाब नहीं देना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर जो राज्य थे उनको स्वेच्छा का अधिकार दे दिया गया, मतलब कि वो अपना कुछ भी कर सकती, केंद्र सरकार से उसको पूछकर कार्य करने की जरूरत नहीं राज्यों को। जो कि दोस्तों आज के समय दोस्तों हम देखते हैं ना, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, तो राज्य सरकार कुछ अपने जो छोटे छोटे मामले वो खुद ही निपटा सकती है, केंद्र सरकार से उसको पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा ही वहाँ पर के मतलब स्वेच्छा का अधिकार दे दिया गया कि प्रांतों को कि तुम जो भी तुम्हारा छोटा मोटा कार्य है वो तुम कर सकते हो, केंद्र सरकार से नहीं पूछना पड़ेगा दोस्तों, वही बात है। और यहाँ पर संसद दोस्तों जो कि हम देखते हैं तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, और 1937 में चुनाव होते हैं और वही मतलब संसद में बनती है, लेकिन दोस्तों आते थे वो अंग्रेजों के अंडर ही, वायसराय के अंडर ही। और दोस्तों पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 के चुनाव में बनते, लेकिन दोस्तों वह क्या है कि अंग्रेजों के अंडर ही आते थे। ठीक, अब दोस्तों देखा जाए, देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री 1937 में से बन रहे थे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम गुलाम थे, और मतलब प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू नहीं थी, जो कि वायसराय ही सब कुछ हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर आरबीआई की स्थापना की जाती है, जो कि दोस्तों हम आज देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश में जितनी भी बैंकों को उनको जो चलाता है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना दोस्तों यहाँ पर की गई। उसके बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट 1774 में जो कलकत्ता में जो इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी दोस्तों, वो सुप्रीम नहीं था, उसकी सुनवाई ब्रिटेन में हो सकती थी, ये सुप्रीम था। जो कि आज के समय में हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वही सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में 1935 इस अधिनियम के तहत जो बर्मा है, जो कि जो बर्मा और इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी दोस्तों, अब उसका नाम म्यांमार है, और नेपिता उसकी राजधानी है, जो कि 1935 में एक अलग देश उसको बना दिया जाता है। जो कि दोस्तों इधर नक्शा देखा होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैप भारत का क्लियर होगा। एक इधर साइड अगर देखते हो पूर्व में एक म्यांमार एक देश है दोस्तों, वो पहले बर्मा हुआ करता। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भारत शासन अधिनियम में बस इतनी बातें आपको याद रखनी। ठीक, और 1947 दोस्तों भारत स्वतंत्र अधिनियम, नाम से पता चल रहा है कि माउंट बेटन आया था वायसराय, और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ही आया, और 14 अगस्त की रात की 12 बजे भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए और भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि अधिनियम में काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी मैंने बात बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी मतलब किसी भी बात को लेकर कोई भी नाम सन हुआ उससे आ सकता है दोस्तों, ये भी आ सकता है मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कब आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, पृथक निर्वाचन के आधार पर सिखों को कौन से अधिवेशन के तहत रिजर्वेशन दिया गया, मुस्लिमों को कौन से अधिवेशन के तहत रिजर्वेशन दिया गया। ठीक, भारत शासन अधिनियम को डिफाइन कीजिए, मतलब उसको बताइए
बताई है। तो दोस्तों ये इसमें मैंने जो बातें बताई है वो आपको याद रखनी है, ठीक। और ये 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। और चौथा टॉपिक दोस्तों, 4 टॉपिक है, आप सीरियल वाइज देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के जो अगले अदर चैप्टर है उस दोस्तों एक बार और जल्दी से हम रिकेप कर लेते हैं, जिसको अगर आप नोट्स बनाते दोस्तों तो आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसको देखिए। जो मार्ले था उस समय भारत सचिव और मिंटो वायसराय हुआ करता था। उस समय क्या होता है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो प्रांतों में जो राज्य है दोस्तों, वहाँ गवर्नर था और विधानसभा भी थी। दोस्तों प्रांतों की बात हो रही है। और वहाँ पर अगर देखें तो पृथक रिजर्वेशन मतलब दिया गया किसको, मतलब मुस्लिमों को। और विधानमंडल दोस्तों, जो राज्यों की विधानमंडल है दोस्तों, आपको बेसिक क्लियर होगा कि केंद्र में संसद है और सभी राज्यों की जो विधानमंडल है। तो वही बात हो रही है दोस्तों, प्रांतों में जो विधानसभा या विधानमंडल है वहाँ पर मतलब कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया सबसे पहली बार। दोस्तों अंग्रेजों को तो काफ़ी आसान होगी राज करने में, जो कि जितने संप्रदाय में भारत के लोगों को बांटा जाएगा उनको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों वही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिसीजन केवल गवर्नर रहेगा, ठीक। अब दोस्तों विधानमंडल के आकार में शक्ति में वृद्धि की गई, 2 बातें। तीसरी बात कि वह सब क्षेत्रों में मतलब पहले 1892 का जो अधिनियम था वहाँ केवल वो आर्थिक बजट पर ही प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार से बात कर सकते हैं। यहाँ पर सब चीज़ को लेकर उनको मतलब कि प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम देखते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से यह तय किया गया कि नहीं, जो प्रांत में जो गवर्नर तो अंग्रेज रहेगा, ये दोस्तों गवर्नर अंग्रेज रहेगा, लेकिन विधानसभा के जितने भी सदस्य रहेंगे, यहाँ कुछ सदस्य भारतीय दोस्तों, लेकिन यहाँ सारे सदस्य क्या होंगे, सारे सदस्य मतलब भारतीय होंगे। और यहाँ पर सिखों को भी रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लेकिन वो उनके जो विषय रहेंगे वो हस्तांतरित विषय रहेंगे, मतलब जो भी डिसीजन लेना होगा, उनको निर्णय लेना होगा दोस्तों, वह विधानसभा में पहले उस पर बहस होगी, चर्चा होगी और तब वह पास होगा, ऐसे पास नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो गवर्नर है वो दोस्तों वो उसको आरक्षित विषय रहेंगे, वो उसको किसी भी बात, किसी को भी मतलब कि जवाब नहीं देना, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ये हुआ। भारत शासन अधिनियम में दोस्तों जो व्यवस्था के प्रांतों में थी, प्रांतों को स्वेच्छा का अधिकार दिया गया और यहाँ पर उनको द्वैत शासन जो कि केंद्र प्रांतों में लागू था अब केंद्र में लागू हो गया, मतलब 2 व्यक्ति राज करेंगे, एक तो संसद भी रहेगी और एक वायसराय रहेगा, ठीक। ये वायसराय दोस्तों आगे जाकर जो कि हमारा राष्ट्रपति का पद बन जाता है 1952 से, ठीक है दोस्तों। ये वही राष्ट्रपति का पद है जो वायसराय है अभी, ठीक। मतलब ये उस समय दोस्तों अंग्रेजों के समय वायसराय था, अब राष्ट्रपति का पद हो गया। संसद जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में देखते हैं और उसमें मंत्री रहते हैं और उनका एक प्रधान होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक। इसके तहत दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई। ऐसा आ सकता है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 भारत शासन अधिनियम, और सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इसी के तहत की गई। केंद्रों को मतलब प्रांतों को सत्ता का अधिकार दिया गया, ठीक दोस्तों। और 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम नाम से पता चला है भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और पॉलिटिकल साइंस के अदर सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा भारत का संवैधानिक विकास ये 4 चैप्टरों में ख़त्म हुआ है। आप दोस्तों सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।